और इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट जनरल वीपी मलिक, रिटायर्ड फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंडियन आर्मी। सर, बहुत धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त जो स्थिति है सर, रूस और यूक्रेन के बीच, आप रूस को कितना हावी यहां पर देख रहे हैं और कब तक ऐसा लगता है कि ये युद्ध समाप्त होगा, रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा? धन्यवाद सईद। थैंक यू सर। ये जो अभी चल रही है लड़ाई, इसमें ऑलरेडी रूस ने जो यूक्रेन की स्काई एयर के ऊपर पूरा डोमिनेट करके रखा हुआ है, और उन्होंने जो यूक्रेन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो बर्बाद कर दिया है, और जो बाकी रह गया है शायद उसको भी जल्दी वो बर्बाद करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं है कि वो जल्दी से अपने इन्फेंट्री या आर्मर्ड कोर के ट्रुप्स जो हैं वो नीचे उतारें और कीव को कब्जा करने की कोशिश करें। वो जल्दी में नहीं करेंगे, वो इसी तरीके से लड़ाई चलाते रहेंगे जिससे यूक्रेन को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचे, उनके खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को। उनका इरादा ये है कि यूक्रेन की जो सरकार को है उसको हटाना पड़े, और वो हटाएं और उसमें जो सरकार का है वो बदलें, और वहां पर एक नई सरकार लाएं जिससे उनको रूस को जो समर्थन मिलेगा। मैं नहीं समझता कि रूस यूक्रेन को ऑक्युपाई करना चाहता है। वो सिर्फ इसी इरादे से आए हैं, और जब उनका इरादा ये पूरा हो जाएगा तो जो भी उनकी फौजें यूक्रेन के खासकर जो वेस्टर्न एरिया में या सेंट्रल एरिया में हैं उनको वो हटाएंगे। और जब तक वो उनका एम ऑब्जेक्टिव, उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा होता, तब तक वो इसी तरीके से यूक्रेन के ऊपर नुकसान करते रहेंगे। सर, जनरल मलिक, रूस के बहुत सारे सपोर्ट करने वाले लोग यूक्रेन में हैं और ऐसे नेताओं की उन्होंने एक लिस्ट बना ली थी, उनसे बातचीत शुरू कर दी थी। तो क्या अब हम आगे इस तरह की संभावना देखें सर कि रूस अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को वहां का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बना दे और वहां से लौट जाए? जी हाँ, आपकी बात सही है। और वो पहले भी उनके एक समर्थन करने वाले आदमी को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था, जिसको रिजाइन करना पड़ा। और आई एम टॉकिंग ऑफ मिस्टर जेलेंस्की से पहले की बात है। पर अभी भी वो यही चाहते हैं कि जो उनकी यूक्रेन की प्रेजेंट सरकार है उसको हटाया जाए, और उसके बीच में उनका एक अपना आदमी लाया जाए जो उनके साथ में रहे। सबसे बड़ा मुद्दा ये उनका ये है कि नेटो को दूर रखा जाए। तो जो इस वक्त यूक्रेन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि यूक्रेन नेटो और ईस्टर्न और यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन करेगा कभी भी बाद में। लेकिन रूस नहीं चाहता कि ऐसी कोई कोशिश करे यूक्रेन, और इसीलिए उन्होंने शायद ये लड़ाई की है ताकि जो प्रेजेंट सरकार है वो बदले और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बीच में जो लिखा हुआ है उसको वो हटाएं। सर, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से NATO है, G7 है, अमेरिका है, तो जब ये दोनों के बीच तनाव, रूस यूक्रेन के बीच तनाव शुरू हो रहा था जनरल मलिक, तो ये कुछ तस्वीरें भी लगातार हम आपको साथ साथ दिखा दे रहे हैं। ये दिल दहलाने वाली और थोड़ी सी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं कि आम इंसान का क्या हाल होता है जब भी युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो उसमें पिसता है सिर्फ आम व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, और ये वो लोग हैं जो बंकर्स में जिन्होंने शरण ले रखी है, अपना घर बार छोड़ के। छोटी सी मासूम बच्ची, उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे। ये द्रवित करती हैं तस्वीरें, लेकिन ये युद्ध की सच्चाई है, ये विभीषिका है। और इस तरह के बंकर्स वहां पर बनाए गए हैं कुछ बेसमेंट्स में, और ये हमलों की सैटेलाइट तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जनरल मलिक, ये तस्वीरें काफी विचलित करती हैं। हम आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहे थे सर, NATO है, G7 है, अमेरिका है, दोनों के बीच जब तनाव हुआ था तो लग रहा था कि रूस के खिलाफ ये सभी देश खड़े होंगे, कम से कम अमेरिका खड़ा होगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। और जो सैंक्शंस लगाए सर, उसका रूस पर कहीं कोई असर नहीं दिखता। ये क्या संकेत है, ये क्या बताता है, इससे हम क्या समझे सर?
पहली बात जो आप दृश्य की बात कर रहे हैं, लड़ाई हमेशा ही चाहे मैं सोल्जर हूं और इंडियन आर्मी को कमांड भी किया है, तो मैं सर समझता हूं कि लड़ाई जो है हमेशा नुकसानदेह होती है, और खासकर आम आदमी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो जहां तक हो सके इसको अवॉइड किया जाए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि लड़ाई चल रही है और उसके बीच में एक देश का, रूस का जो पलड़ा है वो यूक्रेन के मुकाबले में बहुत भारी है, सर और इसीलिए यूक्रेन को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। और दुख की बात यह है कि कई सिविलियन को भी उनको भी नुकसान होगा और कई जाने जाएंगी। जो आपका दूसरा सवाल है कि अभी सर तक नेटो और यूरोपियन यूनियन की और खासकर यूएसए की उन्होंने अभी तक क्यों मदद नहीं की है। पहली बात तो ये है कि अमेरिकन जा नहीं सकते, नेटो को वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि यूक्रेन ने अभी तक नेटो को एक्सेप्ट नहीं किया था या उधर उनकी तरफ से कोशिश नहीं की थी। और नेटो का जो कॉन्ट्रैक्ट है इस वक्त बाकी देशों के साथ में है, सर यूक्रेन के साथ में नहीं है। और तो सर मैं नहीं समझता इंडिपेंडेंट हूं, तौर पर जनरल मलिक, क्या अमेरिका भी नहीं जा सकता? वो मदद नहीं, सैन्य मदद नहीं दे सकता यूक्रेन को? अगर वो जाए तो फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों रूस और अमेरिका जो है इतने बड़े देश हैं कि एक किस्म की वर्ल्ड वॉर हो जाएगी वो अगर गए तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका जाएगा। और दूसरी बात ये भी है, हमको देखना चाहिए कि अमेरिका को अभी अफगानिस्तान में शिकस्त उठानी पड़ी है, बाकी जगह के ऊपर भी उन्होंने शिकस्त खाई है, और वो नहीं चाहते, अमेरिकन लोग नहीं चाहते कि उनके फौज जो है वो उसको इस लड़ाई में उतारा जाए। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अमेरिका अपनी फौज को खुद वहां पर भेजेगा। उसको मदद देने की कोशिश करेगा, हथियार देने की कोशिश करेगा, लेकिन अपने ट्रुप्स को वहां पर नहीं भेजेगा। और दूसरी बात नेटो के बारे में है, नेटो सिवाय अमेरिकन हेल्प के बाकी उसके बीच में यूनियन का कोई खास पावर नहीं है उनमें। चाहे आप कोई भी देश देख ले, चाहे यूके है या फ्रांस है या बाकी इटली और बाकी जो देश हैं, वो लोग इतनी उनमें ताकत नहीं है कि वो रूस का मुकाबला कर सके बगैर यूएसए के। और दूसरी बात यह भी है कि नेटो इस वक्त अपने नहीं जाना चाहती यूके में, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, और कई देश हैं नेटो के जो नहीं चाहते कि नेटो यूक्रेन में जाए और वहां पर उनके आदमी भी फंसे। सर आगे अब आप कैसे देखते हैं? रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर हावी हो रहा है। अब क्या होगा? जब तक जेलेंस्की ये नहीं कह देते कि बस कीजिए या एक तरह से सरेंडर के लिए नहीं कहते, तब तक ये चलता रहेगा, या किस तरह से आप किसी भी ऑपरेशन को समाप्त घोषित करते हैं सर? क्योंकि आप खुद एक चीफ ऑफ आर्मी रहे हैं सर, इंडियन आर्मी। देखिए, हमको एक पर्सनालिटी, रूस के जो प्रेसिडेंट है उसकी पर्सनालिटी को देखना चाहिए। वो एक बहुत ही हार्डलाइनर नेशनलिस्ट हैं और उनका बहुत एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर और खासकर इंटेलिजेंस के ऊपर। और जो इस वक्त उन्होंने अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बनाया है, मैं नहीं समझता कि वो उससे हटेंगे। चाहे उनको जितना भी इकोनॉमिक नुकसान उठाना पड़े, फिर भी वो अपने ऑब्जेक्टिव से नहीं लगते। दैट इज माय असेसमेंट, ये उनकी है। सो इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक सरकार को, यूक्रेन की सरकार को वो पलट नहीं देते, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी और यूक्रेन के ऊपर बम्बार्डमेंट और बाकी नुकसान जो है उनका होता रहेगा। आखिर में यूक्रेन की सरकार को शायद बदलना पड़ेगा। और जो उन्होंने जो सुझाव दिया है कि यूरोप की सिक्योरिटी को डिवाइड किया जाए और नेटो कभी भी यूक्रेन में आने की कोशिश ना करे, अगर ये बात वेस्टर्न नेशन मानते हैं तब शायद सीज फायर हो सकता है।
सर, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो फ्रांस से बात कर रहे हैं, जर्मनी से बात कर रहे हैं, यूरोपीय देशों के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि रूस के खिलाफ आप सैंक्शंस लगाइए, रूस पर आप दबाव बनाइए। ऐसे मौके पर सर, जब युद्ध शुरू हो चुका है, एक दूसरे देश की सेना आपके देश में है, हमले पर हमले कर रही है, ये इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक टॉक्स होती हैं, वो कितना फायदा देती हैं? ऐसे हालात में बहुत रेटोरिक होता है और मैं समझता हूं कि जो दूसरे वेस्टर्न यूरोप के जो देश जो ऐसी बातें कर रहे हैं या रोजाना अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा रेटोरिक है। सैंक्शंस कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उसमें कुछ रूस को नुकसान भी होगा, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि लड़ाई शुरू करने से पहले ये बातें रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने सोची होंगी और उनके बारे में इसके बाद उनका ख्याल किया होगा, और अगर जो उनको नुकसान उठाना भी पड़ता है तो वो चीन से मदद ले सकते हैं। चीन इस वक्त उनके साथ में है, चीन ने एक अनाउंसमेंट भी कर दी है, तो उन्होंने ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस है उसके ऊपर ध्यान दिया होगा और उसके ऊपर सोच विचार जरूर किया होगा। सर, रूस की जो सेना है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो चुकी है। अब राजधानी में अगर वो दाखिल होती है तो वो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण ठिकाने होते हैं जहां पर किसी भी दूसरे देश की सेना अपना कब्जा करना चाहती है? पहली बात तो ये है कि कुछ कंफ्यूजन है लोगों के मन में। सर, कीव जो कैपिटल है वो अलग है और कीव प्रोविंस है जो वो अलग है। कीव प्रोविंस की राजधानी है कीव, जो पूरे यूक्रेन की भी राजधानी है। तो ये कीव जो प्रोविंस है उसके बीच में हाँ लड़ाई शुरू हुई है, लेकिन मैं नहीं अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कीव कैपिटल के अंदर रूसी लोग अंदर आ गए हों। तो अभी तक रूस के जो सेनाएं हैं वो राजधानी से काफी दूर हैं और मैं नहीं समझता कि वो जल्दी करेंगे उसकी राजधानी के अंदर आने की। अगर वो जब भी आए तो सबसे पहले तो वो लोग रेडियो स्टेशन हैं या गवर्नमेंट की बिल्डिंग है और खासकर प्रेसिडेंशियल पैलेस है, ऐसी जगह के ऊपर जाकर वहां पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी वो ऐसे काम जो हैं वो जल्दबाजी में नहीं करेंगे जब तक उनको यकीन नहीं होता कि अभी जो यूक्रेन की सेना है वो अपने हाथ खड़े कर देगी। जनरल वीपी मलिक, आज तक से बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत धन्यवाद, और आपकी जो राय थी, आपने जो बातें बताई हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, उससे हमें आगे इस मामले को समझने में काफी मदद मिलेगी।